सौरमंडल मतलब कि हमारे पूरे सौरमंडल में 8 ग्रह है और एक सूर्य है, और यानी कि सूर्य का परिवार, और उसमें कई हजारों संख्या तारे हैं और क्षुद्र ग्रह उल्कापिंड भी है। और जिसमें अगर आपको पता है कि 8 ही ग्रह है तो दोस्तों आप गलत हैं, क्योंकि एक और ग्रह है जिसका नाम है प्लूटो, जो अभी आप रहे हैं 2006 में प्लूटो को सूर्य परिवार के सदस्य में से इस ग्रह को हटा दिया गया था। प्लूटो की कहानी आगे हम और इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो टाइटल सोलर सिस्टम ऑल प्लैनेट्स। एक नंबर में आता है दोस्तों एक मरकरी बुध। बुध ग्रह सूर्य से निकटतम ग्रह है। यह हमारे सौर परिवार का लघुत्तम ग्रह है, क्योंकि बुध सूर्य के अत्यधिक निकट है, अतः अधिकांश समय तक सूर्य की चकाचौंध में छिपा रहने के कारण इसका प्रेक्षण करना अत्यंत कठिन है। तथापि सूर्योदय से तुरंत पूर्व अथवा सूर्यास्त के तुरंत पश्चात इसे क्षितिज पर देखा जा सकता है, अतः यह नहीं दिखाई देता है। जहां वृक्षों अथवा भवनों द्वारा क्षितिज को देखने में कोई बाधा नहीं आती। बुध का अपना कोई उपग्रह नहीं। बुध ग्रह को मरकरी इंग्लिश में बोला जाता है। यहाँ पर इतना गर्मी है, ये मतलब सूर्य के पास है, इतना गर्मी है कि यहाँ पे मनुष्य जाएगा तो जल के राख हो जाएगा। पृथ्वी पे भी एक ऐसा मतलब कई सदियों बाद ऐसा होगा कि पृथ्वी ही मरकरी जैसा बन जाएगा, तो हमें पृथ्वी को छोड़ना होगा। तो हम मरकरी पे नहीं जा सकते, मंगल पे नहीं जा सकते। 2 नंबर शुक्र यानी कि वेनस। ग्रहों में शुक्र पृथ्वी का निकटतम पड़ोसी है और रात्रि के आकाश में यह सबसे अधिक चमकीला ग्रह है। कभी कभी शुक्र पूर्वी आकाश में सूर्यास्त से पूर्व दिखाई देता है, कभी कभी सूर्यास्त के तुरंत पश्चात या पश्चिमी आकाश में दिखाई देता है। इसीलिए इसे प्रायः प्रभात तारा, प्रातः तारा अथवा सायंकाल तारा भी कहते हैं। यद्यपि दोस्तों यह तारा नहीं है। रात्रि के आकाश में इसे ढूंढने का प्रयास कीजिए। शुक्र का अपना कोई उपग्रह चंद्रमा नहीं है। इसकी अपने कक्ष पर घूर्णन गति कुछ ऐसा असाधारण है। यह पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करता है, जबकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है। यदि आपको अवसर मिले तो दूरबीन द्वारा शुक्र को देखने का प्रयास कीजिए। आप चंद्रमा की भली भांति की शुक्र ग्रह की कला प्रेक्षण करेंगे। सिंपल सी बात है दोस्तों, शुक्र ग्रह यहाँ पर भी मरकरी जैसे ही परिस्थिति रहती है, गर्माहट, यहाँ पर भी मनुष्य नहीं जा सकता है। 3 नंबर अर्थ पृथ्वी ग्रह। पृथ्वी ही सौर परिवार का एक मात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन का अस्तित्व ज्ञात है। पृथ्वी पर जीवन विद्यमान होने तथा इसकी निरंतरता बनाए रखने के लिए कुछ विशिष्ट पर्यावरणीय अवस्थाएं उत्तरदायी है। इनमें पृथ्वी की सूर्य से उचित दूरी होने भी सम्मिलित है, ताकि पृथ्वी पर सही ताप परिसर, जल की उपस्थिति, उपयुक्त वायुमंडल तथा ओजोन का आवरण बना रह सके। अंतरिक्ष में देखने पर पृथ्वी के पृष्ठ पर जल तथा भूमि के से प्रकाश के परावर्तित होने के कारण वह नीली हरी प्रतीत होती है। पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसी कक्षा के तल के लंबवत नहीं है। इसका अपने अक्ष पर झुकाव पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। पृथ्वी का केवल एक ही उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। मंगल। 4 नंबर पे दोस्तों मंगल। अगला ग्रह जो पृथ्वी कक्षा के बाहर का पहला ग्रह है वह मंगल है। यह हल्का रक्ताभ प्रतीत होता है, इसीलिए इस ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं। मंगल के 2 छोटे प्राकृतिक उपग्रह है। कहा जाता है कि यहीं पर ये बर्फ वाला भी है और यहीं पर जीवन संभव है और यहाँ पे मनुष्य रह सकता है, क्योंकि ये भी पृथ्वी जैसा एक ग्रह है। और एक दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति इलोन मस्क का कहना है कि वो 2050 तक यहाँ पर वो अपनी बस्तियाँ बसा चुके होंगे। लेकिन दोस्तों मैं आपको मंगलयान, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने भारत का पहला मंगल कक्षित्र ऑर्बिटर मिशन मंगलयान 5 नवंबर 2013 को प्रक्षेपित किया। यह 24 सितंबर 2014 को मंगल की कक्षा में सफलतापूर्वक पहुंच गया। इस प्रकार भारत अपने प्रथम प्रयास में ही इस कार्य को करने वाला विश्व में पहला देश बना। भारत ने भी मंगलयान 1 और मंगलयान 2 भेजने वाला है।
एलोन मस्क जी का कहना है कि वो मंगलयान पर मतलब कि यानी कि मंगल ग्रह पे वो 2050 तक अपनी बस्तियां बसा चुके होंगे और वहाँ पे वो बहुत सारे काम करेंगे। और इनका एक कंपनी है जिसका नाम है स्पेस एक्स, उसमें इनका ये काम करते हैं। तो इनका सपना साकार करने मतलब इनके कंपनी स्पेस एक्स के साथ एक और कंपनी मिल चुका है, जो कि नो नासा भी इनके स्पेस एक्स में मिल चुका है। और नासा और स्पेस एक्स दोनों वहाँ पर मंगलयान 2050 में चल जाएंगे। जुपिटर गुरु यानी बृहस्पति ग्रह, बृहस्पति सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है। यह इतना बड़ा ग्रह है कि लगभग 1300 पृथ्वियाँ इस विशाल ग्रह के भीतर रखी जा सकती है। समझे? कुछ नहीं समझे? अनुज थोड़ा बढ़िया से बताओ। तो दोस्तों मैं आपको बढ़िया से बताता हूँ। क्या करना है, आपको एक प्लेट लेना है यानी कि थाली, और उसके अंदर आप गेंद भी ले सकते हैं फटा कटा हुआ। उसके अंदर दोस्तों बहुत सारी 1300 मटर को दाने समा सके और 1300 मटर डाल दीजिए। यानी कि जो थाली है वो बृहस्पति ग्रह है और जो मटर है वो पृथ्वी है। दोस्तों समझ में आ गया? इतना मतलब बड़ा है। परंतु बृहस्पति का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 318 गुना है। यह अपने अक्ष पर अत्यधिक तीव्र गति से घूर्णन करता है। बृहस्पति के बहुत से प्राकृतिक उपग्रह हैं। इसके चारों ओर धुंधले वलय भी है। आकाश में अत्यधिक चमकीला प्रतीत होने के कारण आप इसे आसानी से पहचान सकते हैं। इसके चार मतलब उपग्रह दिखाई देते हैं यहाँ पे। यदि आप इसका परीक्षण दूरबीन की सहायता से करें तो आप इसके चार बड़े चंद्रमा भी देख सकते हैं। ध्यान रखिए कि ये गैसीय एक ये ग्रह है। इसमें कोई भी अगर जाएगा तो नीचे सीधा गिर जाएगा, इसमें कोई रह नहीं सकता। तो ये मानव के लिए रहने की कोई एक प्लेनेट नहीं है। 6 नंबर सैटर्न शनि ग्रह, बृहस्पति के परेशानी है जो रंग में पीला सा प्रतीत होता है। इस ग्रह के रमणीय वलय इस सौर परिवार में अद्वितीय बनाते हैं। यह वलय नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते। आप छोटे दूरदर्शन द्वारा इसका परीक्षण कर सकते हैं। शनि के भी बहुत से प्राकृतिक उपग्रह हैं। शनि के बारे में एक रोचक बात यह है कि सभी ग्रहों में सबसे कम सघन इसका घनत्व जल के घनत्व से भी कम है। यूरेनस, यूरेनस का हिंदी नाम है अरुण ग्रह। ये अरुण ग्रह इसके बारे में कुछ पता भी ना कम है क्योंकि यहाँ पे बर्फ जमा है, यहाँ पे मनुष्य नहीं जा सकता। इसके जैसा ही एक और ग्रह है जिसका नाम है नंबर नेपट्टून वरुण ग्रह। ये वरुण और अरुण मानी नेपट्टून और यूरेनस ये दोनों ग्रह एक ही जैसे हैं। ये सौर परिवार के बृहत्तम ग्रह है। इन्हें केवल बड़े दूरदर्शियों की सहायता से ही देखा जा सकता है। शुक्र की भांति यूरेनस भी पूर्व से पश्चिम दिशा में घूर्णन करता है। इसकी विलक्षण विशेषता इसका अत्यधिक झुकाव घूर्णन अक्ष है। इसके परिणाम यह कक्षीय गति करते समय अपने पृष्ठ पर लुढ़कता सा प्रतीत होता है। अपने कक्षीय पथ पर यूरेनस लुढ़कता सा प्रतीत होता है। ये दोनों ग्रह यानी कि यूरेनस और नेपट्टून ये दोनों ग्रह बर्फ से ढके हैं। यहाँ पे बहुत सारी अभी खोज बाकी है। तो मनुष्य यहाँ पे ठंड के मारे मर सकता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है तो यहाँ पे मनुष्य नहीं रह सकता। यूरेनस और नेपट्टून अरुण वरुण दोनों एक ही जैसे ग्रह है। नंबर प्लूटो ग्रह, क्या आप जानते हैं सन 2006 तक सौर परिवार में 9 ग्रह थे। प्लूटो सौर परिवार का सूर्य से दूरतम ग्रह था। सन 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने ग्रह की नई परिभाषा को अपनाया जिसके अनुसार प्लूटो ग्रह कुछ श्रेणी में नहीं आता। अब यह सौर परिवार का ग्रह नहीं है। लेकिन दोस्तों मेरे ख्याल से अब इसके भी बारे में न्यूज आ रहा है कि मतलब प्लूटो ही सौर परिवार में धीरे धीरे आ रहा है। तो प्लूटो की हमने बात बता दी। प्लूटो पे भी मनुष्य नहीं जा सकता, ये बहुत दूर है। बस लास्ट प्लैनेट है लेकिन ये सौर मंडल में नहीं है क्योंकि आप देख सकते हैं कि सौर मंडल की जितनी रेखाएं हैं इसमें नहीं है ये। और सबसे दूर वाला ये ग्रह नहीं मतलब कि अलग है ये प्लूटो। ये जो आप नेपट्टून देख सकते हैं, नेपट्टून ये सबसे दूरतम सौर परिवार का ग्रह है और उसके थोड़े से बाजू में यूरेनस है। इसके बारे दोनों के बारे में मैं आपको पहले बता दिया है। नेपट्टून और यूरेनस के बारे में भी जाना।
और सबसे सूर्य का नज़दीक ग्रह है जिसका नाम है बुध। ये भी आपने वीडियो द्वारा जाना। और हम किस ग्रह पर रहते हैं? पृथ्वी। यहीं पर जीवन है। और अगला हमारा ग्रह बनेगा जिसका नाम है मंगल ग्रह। सामने लेकर आया हूँ चंद्रमा के बारे में, जिससे आपको बेसब्री से सबको इंतजार था, क्योंकि चंद्रमा ऐसा ही है। और चंद्रमा के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये इस वीडियो में नहीं, मैं आप दोस्तों हमने कहानियों में सुना है कि सबसे सुंदर सबसे अच्छा उपग्रह चंद्रमा ही है, जो कि चंद्रमा सबसे अच्छा और सबसे सुहावना मतलब उपग्रह है, जो कि पृथ्वी के निकटतम है और पृथ्वी का ही उपग्रह है। और पृथ्वी कैसे दिखाई देता है हमारा सुंदर चंद्रमा। मून अंग्रेजी नाम चांद, हिंदी और एक और नाम है चंद्रमा। इसके बहुत सारे नाम हैं। तो क्या चंद्रमा की आकृति में प्रतिदिन परिवर्तन होता है? क्या ऐसे भी दिन है जब चंद्रमा की आकृति पूर्णतः गोल प्रतीत होती है? क्या ऐसे भी दिन है जब स्वच्छ आकाश होने पर भी चंद्रमा नहीं दिखाई देता जा सकता? बहुत सारे सवाल है जिसका उत्तर हम इस वीडियो में ही जानेंगे। तो चलिए, उस दिन को जब चंद्रमा की पूर्ण चक्रिया दिखाई देती है उसे पूर्णिमा कहते हैं। इसके प्रत्येक रात्रि को चंद्रमा का चमकीला भाग घटता चला जाता है। 15वें दिन चंद्रमा दिखाई नहीं पड़ता। इस दिन को अमावस्या कहते हैं। अगले दिन चंद्रमा का एक छोटा भाग आकाश में दिखाई देता है। इसे बालचंद्र कहते हैं। इसके पश्चात फिर प्रतिदिन चंद्रमा बड़ा होता जाता है। 15वें दिन एक बार फिर से हम चंद्रमा का पूरा दृश्य देखते हैं। पूरे माह तक दिखाई देने वाली चंद्रमा की प्रदीप्त भाग को विभिन्न आकृतियों के चंद्रमा की कलाएं कहते हैं। चंद्रमा की कलाओं की हमारे सामाजिक जीवन में भी महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत में लगभग सभी पर्वों को चंद्रमा की कलाओं के अनुसार मनाया जाता है। उदाहरण के लिए दोस्तों मैं बता दूं, जो पहला पर्व है वो दिवाली अमावस्या पर मनाया जाता है। और 2 नंबर में बुध पूर्णिमा और गुरु नानक जयंती बुध मतलब पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। महाशिवरात्रि को कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मनाया जाता है। बालचंद्र शुक्ल पक्ष की प्रथम के दर्शन के अगले दिन ईद उल फितर मनाई जाती है। और आदि भी पर्वें मनाई जाती है। एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक की अवधि 29 दिन से कुछ अधिक होती है। बहुत से कैलेंडरों में इस अवधि को एक माह कहते हैं। यानी कि मतलब एक जो पूर्णिमा यानी कि जब चांद जब गोल रहता है वो 29 दिन की अवधि में होता है, उसे बहुत से कैलेंडरों में एक माह कहा जाता है। चंद्रमा अपनी आकृति में प्रतिदिन परिवर्तन क्यों करता है? आइए यह जानने का प्रयास करें कि चंद्रमा की कलाएं क्यों दिखाई देती है। यह कि चंद्रमा सूर्य तथा अन्य तारों की भांति अपना प्रकाश उत्पन्न नहीं करता। हमें चंद्रमा इसीलिए दिखाई देता है क्योंकि यह अपने पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश को हमारी ओर परिवर्तित कर देता है। इसीलिए हम चंद्रमा के उसी भाग को देख पाते हैं जिस भाग में से सूर्य का परिवर्तित प्रकाश हम तक पहुंचता है। याद रखिए, चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है, पृथ्वी चंद्रमा सहित सूर्य की परिक्रमा करती है। अब आप पूर्णिमा और अमावस्या के दिन को बता सकते हैं। तो जनवरी में मतलब कि 2022 का जनवरी में पहला पूर्णिमा और पहला अमावस्या किस दिन किस तारीख को पड़ेगा, आप दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। बालचंद्र के पश्चात पृथ्वी से देखने पर प्रतिदिन चंद्रमा के प्रदीप्त भाग में वृद्धि होती जाती है। पूर्णिमा के पश्चात पृथ्वी से देखने पर चंद्रमा का सूर्य द्वारा प्रदीप्त भाग प्रतिदिन आकार में दोस्तों प्रतिदिन घटता चला जाता है। मैंने सुना है कि हम पृथ्वी से चंद्रमा के पीछे की ओर के भाग को कभी नहीं देख सकते। क्या यह सही है? दोस्तों आपको पहले ही बताया था कि चंद्रमा के हम उस पार को नहीं देख सकते। तो क्यों नहीं देख सकते इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था। तो आइए दोस्तों मैं उस चीज़ को मैं खेल के प्रकार में बताऊंगा, आपको बढ़िया से बताऊं। तो आपको क्या करना है, एक धरती पे आपको एक सर्कल बनाना है जो कि एक एम का व्यास होना चाहिए। उस अपने में एक मित्र को खड़ा कीजिए और अपने खड़ा हो जाइए, उस पर चंद्रमा लिख दीजिए। और उसके बाद से आपको अपने मित्र की ऐसी परिक्रमा करना है कि आपका मुख सदैव उसकी ओर ही रहे, कि आपका मित्र आपकी पीठ देख सकता है। एक परिक्रमा करने में आपने कितने घुरान पूरे किए। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा इसी ढंग से करता है।
लड़की है वो पृथ्वी है और जो लड़का जो चक्कर लगा रहा है वो चंद्रमा है दोस्तों। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी करने में अपने अक्ष पर एक घूर्णन पूरा करता है दोस्तों। चंद्रमा का पृष्ठ दोस्तों कवियों तथा कहानीकारों के लिए चंद्रमा एक चित्ताकर्षक पिंड है, परंतु जब अंतरिक्ष यानी कि दोस्तों जब चंद्रमा का मतलब कवियों ने बहुत ऐसा दिखा कि स्वर्ग है दोस्तों, लेकिन मैं यहाँ पे एयरप्लेन दिखा रहा हूँ लेकिन विमान है दोस्तों, विमान दिखा दिए बस दोस्तों। आइए, परंतु जब अंतरिक्ष ने चंद्रमा पर कदम रखे तो उन्होंने चंद्रमा के पृष्ठ को धूल भरा तथा निर्जन पाया। उस पर विभिन्न अपापों के गर्त है। इस पर बहुत से खारी ढाल वाले ऊंचे पर्वत भी है। इनमें से कुछ पर्वत तो ऊंचाई में पृथ्वी से सर्वाधिक ऊंचाई के पर्वतों के समान है। चंद्रमा पर ना तो वायुमंडल है और ना ही जल है। क्या चंद्रमा पर किसी प्रकार के जीवन की संभावना हो सकती है? तो क्या हम चंद्रमा पर कोई ध्वनि सुन सकते हैं? बात है दोस्तों कि हम जानते हैं कि कोई माध्यम नहीं होता है तो ध्वनि गमन नहीं कर सकती, तो फिर हम चंद्रमा पर किसी ध्वनि को कैसे सुन सकते हैं? वाई कैसे सुन सकते हैं? तो बात अब आता है कि चंद्रमा पे सबसे पहला कदम किसने रखा था? क्या आप जानते हैं? 21 जुलाई 1969 को अमेरिका के अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग, जिनका नाम था, जिन्होंने सबसे पहले चंद्रमा पर कदम रखे, उनका नाम था नील आर्मस्ट्रांग, और उनके साथ 2 अंतरिक्ष यात्री भी आए थे। उन लोगों का नाम था एडविन एल्ड्रिन। तो सबसे पहले नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा पर कदम रखा, उसके बाद से एडविन और उसके बाद से एल्ड्रिन चंद्रमा पर उतरे दोस्तों। ये फोटो है, ये नासा का ही फोटो खींचा हुआ है। तो भारत के कल्पना चावला ने भी चंद्रमा पे गई है, और सुनीता विलियम्स जो गुजरात की, और ये कल्पना चावला जो कि हरियाणा की, और उसके बाद से राकेश शर्मा। ये 3-4 अब तो बहुत सारे चंद्रमा पे, चंद्रयान 1 चंद्रयान 2 भारत ने भी लॉन्च कर दिया है दोस्तों, और भेज भी दिया है चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 भी, और भी सारे विमानें बन रहे जो कि चंद्रमा पे जाएंगे, से चांद पे भी जाएंगे। इंडिया मतलब कि भारत इसरो भी कुछ काम कर रहा है, और नासा मतलब चल ही जाएगा। नासा का मतलब कि यात्री और विमान चल जाएंगे और वहां पे रहने लगेंगे, बस्तियां बस आएंगे। तो मून इंट्रोडक्शन दोस्तों, पहले वीडियो में आपने देखा मून इंट्रोडक्शन पार्ट 1, और अब हम लेके आए हैं चंद्रमा का परिचय, वीडियो टाइटल द मून इंट्रोडक्शन पार्ट 2। इस वीडियो में हम जानेंगे मून के बारे में और कुछ जानकारियाँ नई तो मून यानी कि चांद, चंद्रमा पे कई कहानियाँ, कई कविते बन चुके हैं, जैसे कि चंदा मामा दूर के, और दूसरा नंबर चांद का कुर्ता। ऐसे बहुत सारे कवियों ने भी चांद का बहुत ही बड़ाइयाँ की है, और चांद पृथ्वी का उपग्रह है, और चांद के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था ठीक से, लेकिन और जो बाकी है उसके बाद से हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। चांद 1 नंबर, चांद का जन्म कैसे हुआ? कहा जाता है एक समय की बात है जब पृथ्वी से एक तारा या कुछ ऐसा चीज टकराया, पृथ्वी पे बहुत बड़ा धमाका हुआ, और पृथ्वी में से एक ऐसा अंश, आग का गोला ऐसा निकला, और वो आग का गोला धीरे धीरे ठंडा होने लगा, और वो आग का गोला ऐसा बन गया जो चांद है। इस समय चांद पृथ्वी का उपग्रह बन गया, और चांद पृथ्वी का परिक्रमा करने लगा। ये तो दोस्तों वैज्ञानिक कारण था, लेकिन आज तक इसका पर्दाफाश मतलब पता नहीं चला कि क्या ऐसे ही हुआ था। वैज्ञानिकों ने बस ऐसा बता दिया ही कि ऐसा ही हुआ था, लेकिन किसी को नहीं पता कि ऐसा ही हुआ कि पृथ्वी में से ही चांद निकला है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं सवाल के साथ। हमारे पूर्वजों ने आकाश को और सूर्य, तारों, चंद्रमा और ग्रहों की गति को देखकर पंचांग और कैलेंडर बनाया, और बुआई और खेती बाड़ी और जैसे बहुत सारी चीज़ों को, पर्वों को उन्होंने ही तिथियां रखी है जो कि आज हम इस वक्त मना रहे हैं। चंद्रमा, सूर्य और तारों से ही ये पर्व बना है, मतलब इनको ही देखकर पूर्णिमा और अमावस्या को ऐसे करके गया है। चंद्रग्रहण
जब पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है तो चंद्र ग्रहण की परिघटना होती है। जब चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है तो सूर्य ग्रहण की परिघटना होती है। सूर्य ग्रहण को आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा दोस्तों। क्या आप जानते हैं 21 जुलाई 1969 को अमेरिका के अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग ने सबसे पहले चंद्रमा पर अपने कदम रखे। उनके बाद एल्ड्रिन और एल्ड्रिन चंद्रमा पर उतरे, यानी कि ये तीनों व्यक्ति एक ही यान में आए थे, लेकिन सबसे पहले नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा पर पैर रखा और इन्होंने इतिहास में अपना नाम दर्ज करा। और एक नंबर मतलब बताऊंगा दोस्तों कि ये इंडिया के राकेश शर्मा सबसे पहले उतरे थे चंद्रमा पे, और उसके बाद से सुनीता विलियम्स चंद्रमा पे गई थी। ये दोनों नासा के ओर से ही गए थे और ये भी गुजरात की रहने वाली थी सुनीता विलियम्स। और 3 नंबर में आती है कल्पना चावला। कल्पना चावला जो कि हरियाणा की रहने वाली थी और इनका 1988 में इन्होंने नासा में कार्य करना आरंभ किया और 1996 में पहली उड़ान के लिए चयनित की गई और 2003 में इनकी मौत हो गई दोस्तों। एक कोलंबिया हादसे में इन्होंने जान गंवाई। चंद्रयान 1 दोस्तों और चंद्रयान 2 भारत उसके बाद से भेजा। इसरो ने भी एक चंद्रयान 1 चंद्रयान 2 भेजा था और नासा प्रयास कर रहे हैं, नासा के वैज्ञानिक की चंद्रमा पर वो जाने की, अपनी बस्ती बसाने की। भारत का पहला सैटेलाइट था जो कि आर्यभट्ट के नाम से था और आर्यभट्ट के ही नाम पे पड़ा है। आर्यभट्ट बिहार के रहने वाले थे, पटना जिला के, और ये महान गणितज्ञ थे और इनका सैटेलाइट ये दोस्तों भारत का पहला आर्यभट्ट के ही नाम से इस सैटेलाइट का नाम पड़ा है। इसरो का दोस्तों फुटेज आप देख सकते हैं। उसके बाद से सारे सैटेलाइट्स आप देख सकते हैं। इसमें चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 को रात्रि के आकाश में आप अन्य कौन सी वस्तुएं देखते हैं? आकाश में संख्या तारे हैं। बड़े शहर से दूर किसी अंधियारी रात को आकाश का सावधानीपूर्वक परीक्षण कीजिए। क्या आप सभी तारे को समान और या फिर चमकीला देखते हैं? क्या सभी तारों का रंग एक जैसा होता है? वास्तव में तारे अपना प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। सूर्य भी एक तारा है। अन्य तारों की तुलना में सूर्य इतना अधिक बड़ा क्यों दिखाई देता है? तो आइए दोस्तों इसी बात को अब जानेंगे। बगीचे में एक फुटबॉल लीजिए, 2 फुटबॉल, उसके बाद से एक अपने पास रखिए और उसके बाद से 100 मीटर दूर, और आप दोनों में से देखिए सबसे पास में कौन बड़ा दिखाई दे रहा है। तो पास वाला फुटबॉल आपको बड़ा दिखा होगा, क्योंकि दोस्तों क्योंकि वो सूर्य है पास वाला, और दूर वाला जो तारे हैं यानी कि सूर्य से बड़ा तारे हैं दोस्तों। वाट आगे बढ़ते हैं। तारों का प्रकाश हमारे पास तक पहुंचने में वर्षों का समय लेता है, तो देखते समय क्या हम अपने अतीत को देख रहे थे? लाइफ द हिस्टोरी से। चौंको मत दोस्तों, चौंको मत। ये मैं दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर पे है दोस्तों। सूर्य पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूरी पे है। और उसके बाद से दोस्तों एक सूर्य के पश्चात दूसरा निकटतम तारा प्रसीकामा सेंट्री है। इसकी दूरी पृथ्वी से लगभग 4 परदूप, समझ रहे दोस्तों। तारे इससे भी ज्यादा दूरी पे है। तो इतनी अधिक दूरी को लंबाई के अन्य मात्रक से नापा जाता है, प्रकाश वर्ष में व्यक्त करते हैं। यह प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में चली गई दूरी है। याद कीजिए दोस्तों, प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। इस प्रकार सूर्य की पृथ्वी से दूरी लगभग 8 प्रकाश मिनट है। प्रसीकामा सेंटारी तारा लगभग 4.3 प्रकाश वर्ष दूर है दोस्तों। स्टार मॉर्निंग सी वाई, हम तारों को दिन में क्यों नहीं देखते हैं? वास्तव में दिन के समय भी आकाश में तारे होते हैं, तथापि उस समय सूर्य के तीव्र प्रकाश के कारण वे हमें दिखाई नहीं देते। अगर आप प्रेक्षण करेंगे तो आप यह पाएंगे कि तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते होते हैं। कोई तारा जो सूर्यास्त होते ही पूर्व में उदय होता है, सामान्यतः सूर्योदय से पहले ही पश्चिम में अस्त हो जाता है। हमें तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गमन करते प्रतीत होते हैं, तो क्या इसका अर्थ है कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में घूर्णन करती है? तो दोस्तों अब आप समझ ही गए होंगे कि सूर्य पूर्व में उदय होता है तथा पश्चिम में अस्त होता है। क्यों प्रतीत होता है ऐसा? पृथ्वी के अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा में घूर्णन करने के कारण होता है।
एक ऐसा भी तारा है जो कि एक ही जगह पे रहता है, उस तारे का नाम है ध्रुव तारा। ध्रुव तारा पृथ्वी के पास में ही है और ध्रुव तारा जिसका रात्रि के समय में परीक्षण कर सकते हैं, दिन के समय में हम तो में ध्रुव तारा एक ऐसा ही तारा है जो पृथ्वी के अक्ष की दिशा में स्थित है। यह गति करता प्रतीत नहीं होता है। ध्रुव तारा एक ऐसा ही तारा है जो कि आप इसे रात्रि के समय में अगर आप भटक गए तो इससे आप दिशा जान सकते हैं, क्योंकि उत्तर की तरफ आप खड़े हो जाए। जैसे दिन में जैसे दोस्तों हम लोग दिन के समय में सूर्य की तरफ खड़े होकर और दिशा जानते हैं, वैसे हम ध्रुव तारे के भी से दिशा जान सकते हैं रात्रि के समय में। और भी हम दोस्तों ध्रुव तारे के बारे में जानकारियाँ एकत्रित करेंगे दोस्तों, हम इस वीडियो में नहीं, हम अगले वीडियो में। तो चलिए वीडियो को बंद करते हैं, अगला वीडियो देखेंगे। वीडियो टाइटल तारामंडल। पहचानने जाने योग्य आकृति वाले तारों के समूह को तारामंडल कहते हैं दोस्तों। प्राचीन काल में मनुष्य ने आकाश में तारों को पहचानने के लिए तारामंडल की अभिकल्पना की। तारामंडलों की आकृतियां उन व्यक्तियों की सुपरिचित वस्तुओं के सदृश थी। आकाश में कुछ तारामंडलों की आप आसानी से पहचान कर सकते हैं। इसके लिए आपको यह जानना होगा कि कोई विशिष्ट तारामंडल कैसा दिखता है और रात्रि के आकाश में उसे कहाँ देखा जा सकता है। तो सर्वविख्यात तारामंडल में से एक विख्यात तारामंडल सप्तर्षि तारा है, जो कि गर्मियों में रात्रि के प्रथम पहर पर देख सकते हैं दोस्तों। ये गर्मी है, इसका एक और नाम है ग्रीष्म ऋतु। गर्मी 3 महीने तक रहता है, जिसका नाम है अप्रैल मई जून। तारामंडल को ब्रिक डीपर, ग्रेट बियर अथवा अर्सा मेजर भी कहते हैं। इस तारामंडल में 7 सुपरिचित तारे होते हैं। यह बड़ी कलछी अथवा प्रश्न चिन्ह जैसा प्रतीत होता है। इस कलछी की हत्ती में 3 तथा कटोरी में 4 तारे होते हैं। प्राचीन संस्कृतियों में विभिन्न नक्षत्रों के संबंध में दिलचस्प पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। सप्तर्षि 7 प्रसिद्ध प्राचीन भारतीय संतों या ऋषियों के नामों के संबंध है। प्राचीन पौराणिक कथाओं के अनुसार सप्तर्षि वेदों के शास्त्र ज्ञान को विवृत करते हैं। संस्कृतों में ऋषियों के नाम हिंदू धर्म वशिष्ठ, ऋषि, मरीचि, अत्रि, पुलस्त्य, रीति, पुलह। विज्ञान की भाषा मिजार, अलकारद, अलियूट और मेगेज, फेकदा, मेरक, डभे है दोस्तों। ध्रुव तारा एक बालक जिसे भगवान विष्णु जी ने वरदान दिया ध्रुव तारा के राजा बनाए। बालक का नाम ध्रुव था, इसीलिए इस तारे का भी नाम ध्रुव तारा पड़ा। हिंदू धर्म की विष्णु पुराण में यह पूरी कथा है। मैंने दोस्तों पढ़ा है, अभी पढ़ी, बहुत ही अच्छा दोस्तों कथा है। बस आगे बढ़ते हैं। तो में सभी तारे ध्रुव तारे की परिक्रमा करते प्रतीत होते हैं। ध्रुव तारा सप्तर्षि तारा ध्रुव तारा का परिक्रमा करता है दोस्तों। ध्यान दीजिए, ध्रुव तारा दक्षिण गोलार्ध से नहीं दिखाई देता। सप्तऋषि जैसे उत्तरी गोलार्ध के कुछ तारामंडल भी दक्षिण गोलार्ध के उच्च स्थानों से नहीं दिखाई देते हैं। तो आ रहा एक तारामंडल जिसका नाम है ओरायन, एक अन्य विख्यात तारामंडल है जिसे हम सर्दियों में मध्य रात्रि में देख सकते हैं। यह आकाश में सर्वाधिक भव्य तारामंडल में गिना जाता है। इसमें भी 7 अथवा 8 चमकीले तारे हैं। ओरायन को शिकारी भी कहते हैं। इसके 3 मध्य के तारे शिकारी की बेल्ट पट्टी को निरूपित करते हैं। 4 चमकीले और चतुर्भुज के रूप में व्यवस्थित रूप से दिखाई देते हैं। आकाश में सबसे अधिक चमकीला तारा सीरियस लुम्बधक ओरायन के निकट दिखाई देता है। सीरियस को ढूंढने के लिए ओरायन के मध्य के 3 तारों को गुजरने वाली रेखा की कल्पना कीजिए तथा इसके अनुदिशी पूर्व दिशा की ओर देखिए। इसका रेखा के अनुदिशी आपको एक अत्यंत चमकीला तारा दिखाई देगा। यह सीरियस है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। उत्तरी आकाश में एक अन्य प्रमुख तारामंडल है जिसका नाम है कैसियोपिया है। यह सर्दियों में रात्रि के प्रथम पहर में दिखाई देता है। यह अंग्रेजी के अक्षर W अथवा M के बिगड़े विकृत रूप से दिखाई देता है। यह तारामंडल ओरायन तारामंडल, इससे सीरियस का भी तारा ज्ञात कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। लियो मेजर तारामंडल। इस तारामंडल का आकार एक सी जैसा है, यानी कि शेर जैसा, और इस तारामंडल में 9 तारे हैं और ये शेर जैसा दिखाई प्रतीत होता है। इस तारामंडल का नाम है लियो मेजर। क्या आप जानते हैं किसी तारामंडल में केवल 5 से 10 तारे ही नहीं होते, इनमें बहुत सारे तारे होते हैं। यद्यपि हम अपनी
नंगी आंखों से किसी तारामंडल के केवल चमकीले तारों को ही देख पाते हैं, जिन तारों से मिलकर कोई तारामंडल बनता है। ये सब इससे समान दूरी पर नहीं है, वे आकाश में केवल एक ही दृश्य रेखा है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा? माय नेम इज अनुज कुशवाहा, माय यूट्यूब चैनल नेम इज अनुज कुशवाहा। वीडियो टाइटल सोलर सिस्टम, हिंदी नेम सौरमंडल। सौर परिवार सूर्य तथा इसकी परिक्रमा करने वाली खगोलीय पिंडों से मिलकर सौर परिवार बना है। इस परिवार में बहुत से पिंड है दोस्तों, जैसे कि प्लैनेट्स, और उसके बाद से कोमेटा, और उसके बाद से एस्टेरॉइड्स, और उसके बाद से आता है मेट्रोटाइट्स, और उसके बाद से आता है मेटोरस। सन और मून भी है दोस्तों। सूर्य तथा इन पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये पिंड सूर्य की परिक्रमा करते हैं। जैसा आप जानते हैं, पृथ्वी भी सूर्य की परिक्रमा करती है। यह सौर परिवार की एक सदस्य है। यह एक ग्रह है। इसके अतिरिक्त 7 अन्य ग्रह है जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार इनके प्रकार है: मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस तथा नेपट्यून और प्लूटो। तो ऑल प्लैनेट्स इंट्रोडक्शन के बारे में वीडियो बनाया, जाकर वो वीडियो देखो। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आइए सौर परिवार के कुछ सदस्यों के बारे में जानकारियां प्राप्त करें। SUN सन यानी सूर्य। सूर्य हमसे निकटतम तारा है। यह निरंतर विशाल मात्रा में ऊष्मा तथा प्रकाश उत्सर्जित कर रहा है। पृथ्वी की लगभग समस्त ऊर्जा का स्रोत सूर्य है। वास्तव में सभी ग्रहों की ऊष्मा तथा प्रकाश ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सूर्य ही है। मैं इस पे एक नया वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो का नाम होगा द सन। जो वीडियो देखना मत भूलिएगा, वो हम सन के बारे में और भी जानकारी प्राप्त करेंगे उस वीडियो में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ग्रह प्लैनेट्स मतलब कि ग्रह तारों की भांति प्रतीत होते हैं, परंतु ग्रहों में अपना प्रकाश नहीं होता। वे केवल अपने ऊपर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करते हैं। क्या आप तारों तथा ग्रहों में भेद कर सकते हैं? ग्रहों तथा तारों में अंतर करने की सरलतम विधि यह है कि तारे टिमटिमाते हैं जबकि ग्रह ऐसा नहीं करते। तारों के सापेक्षा सभी ग्रहों की स्थिति में भी बदलती रहती है। प्रत्येक ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य की परिक्रमा करता है। इस पथ को कक्षा कहते हैं। किसी भी ग्रह द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा दूरी करने में लगे समय को उस ग्रह का परिक्रमण काल कहते हैं। ग्रहों की सूर्य से दूरी बढ़ने पर उनके परिक्रमण काल में भी वृद्धि हो जाती है। परिक्रमा करने के साथ साथ ग्रह लट्टू की भांति अपने अक्ष पर घूर्णन गति भी करते हैं। किसी ग्रह द्वारा एक घूर्णन पूर्ण करने में लगने वाले समय को उसका घूर्णन काल कहते हैं। कुछ ग्रहों के ज्ञात उपग्रह चंद्रमा है जो उनकी परिक्रमा करते हैं। खगोलीय पिंड की परिक्रमा करने वाले अन्य खगोलीय पिंड को पहले खगोलीय पिंड का उपग्रह कहते हैं। पृथ्वी, और उसके बाद से बात आता है कि सूर्य का उपग्रह है पृथ्वी, और पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा यानी मून। पृथ्वी को सूर्य का उपग्रह कहा जाता है, यद्यपि सामान्यतः हम इसे सूर्य का ग्रह कहते हैं। ग्रहों की परिक्रमा करने वाले पिंडों के लिए ही उपग्रह शब्द का उपयोग करते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। बहुत से मानव निर्मित उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं। इन्हें कृत्रिम उपग्रह कहते हैं, यानी कि मनुष्य द्वारा बनाया गया, मनुष्य के हाथों द्वारा बनाया गया उपग्रह, जो कि मैं इंडिया वाला ही उपग्रह दिखा रहा हूं दोस्तों। भारत का दोस्तों सबसे पहला उपग्रह था जिसका नाम था आर्यभट्ट सैटेलाइट, और उसके बाद से आर्यभट्ट के ही नाम से ही इस कृत्रिम उपग्रह का नाम पड़ा था दोस्तों। तो बस दोस्तों आज के लिए वीडियो टाइटल द एस्ट्रोइड्स, इसका हिंदी नाम होता है एस्ट्रोइड्स का क्षुद्र ग्रह। मैंने दोस्तों आपको पिछले वीडियो में क्षुद्र ग्रह का हिंदी इंग्लिश नाम बताया था। सोलर सिस्टम के बारे में और कुछ बातें। सौर परिवार के प्रथम 4 ग्रह हैं दोस्तों, जिनका नाम मरकरी,
वेनस, अर्थ एंड मार्स। 4 प्लैनेट की तुलना में सन के अत्यंत निकट है। इन्हें इंटरनल प्लैनेट्स कहते हैं। इंटरनल प्लैनेट के बहुत से कम मून होते हैं। वे प्लैनेट जो मार्स की कक्षा से बाहर है, जैसे कि जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस तथा नेपट्यून, इंटरनल प्लैनेट की तुलना में कहीं अधिक दूर है। इन्हें एक्सटर्नल प्लैनेट कहते हैं। इनके चारों ओर वलयनिकाय है। एक्सटर्नल प्लैनेटों के अधिक संख्या में मून होते हैं। प्लैनेटों के अतिरिक्त सन की परिक्रमा करने वाले कुछ अन्य पिंड भी हैं। ये भी सौर परिवार के सदस्य हैं। एस्टेरॉइड्स। मार्स एंड जुपिटर की कक्षाओं के बीच काफ़ी बड़ा अंतराल है दोस्तों। इस अंतराल को बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे पिंडों ने घेर रखा है जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इन्हें क्षुद्र ग्रह हिंदी में एंड अंग्रेजी का नाम है एस्टेरॉइड्स कहते हैं। एस्टेरॉइड्सों को केवल बड़े दूरदर्शकों द्वारा ही देखा जा सकता है। क्षुद्र ग्रह, ये आप क्षुद्र ग्रह की पट्टी देख सकते हैं। इसे लोग बेल पट्टी भी कहते हैं। बस दोस्तों, आपको आज के लिए इतना ही क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉइड्स के लिए। तो आगे बढ़ते हैं। ये आपको दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में नीचे ज़रूर लिखिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और इसके बारे में आप कुछ हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो अब हम अगले वीडियो में हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनुज और आज के वीडियो में हम जानेंगे कोमेटस धूमकेतु के बारे में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। धूमकेतु भी हमारे सौर परिवार के सदस्य हैं। ये अत्यंत पर्वतीय कक्षाओं में सन की परिक्रमा करते हैं, परंतु इनका सन का परिक्रमण काल सामान्यतः काफ़ी अधिक होता है। सामान्यतः कोमेटस चमकीले सिर तथा लंबी पूंछ वाले होते हैं। जैसे जैसे कोई कोमेटस सन के समीप आता जाता है, इसकी पूंछ आकार में बढ़ती जाती है। किसी धूमकेतु की पूंछ सदैव ही सूर्य से परे होती है। ऐसे बहुत से कोमेटस ज्ञात हैं जो समय समय पर एक निश्चित काल अंतराल पर दृष्टिगोचर होते हैं। हेलेका धूमकेतु एक ऐसा ही धूमकेतु है जो लगभग हर 76 वर्षों के अंतराल में दिखाई देता है। इसे सन 1986 में पिछली बार देखा गया था। क्या आप बता सकते हैं कि अगली बार हेली धूमकेतु कब दिखाई देगा? धूमकेतुओं के विषय में अंधविश्वास। कुछ व्यक्ति ऐसा सोचते हैं कि धूमकेतु घोर विपत्तियां जैसे युद्ध, महामारी, बाढ़ आदि के दूत संदेशवाहक है, परंतु ये सब मिथक कल्पनित मानते आए हैं तथा अंधविश्वास है। धूमकेतु या दृष्टिगोचर। धूमकेतु का दृष्टिगोचर होना एक प्राकृतिक घटना है। इससे भयभीत होने का कोई चिंता नहीं है दोस्तों। हेली धूमकेतु पुनः कब दिखाई देगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा दोस्तों। सौर मंडल का ही एक दोस्तों ये धूमकेतु यानी कि कोमेटस मतलब सौर मंडल का ही एक सदस्य है। तो वीडियो टाइटल मेट्रोस मेट्रोटाइज उल्का पेन, सब्सक्राइब, बेल आइकॉन एंड लाइक एंड शेयर। रात्रि के समय जब आकाश साफ हो तथा चंद्रमा भी ना दिखाई दे रहा हो तो आप कभी कभी आकाश में प्रकाश की एक चमकीली धारी सी देख सकते हैं। इसे टिंग स्टार सा टूटता तारा कहते हैं। यद्यपि यह तारा नहीं है, इन्हें उल्का कहते हैं। इन्हें उल्का दोस्तों कहते हैं। उल्का सामान्यतः छोटे पिंड होते हैं जो यदा कदा पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं। उस समय इनकी अति उच्च चाल होती है। वायुमंडल घर्षण के कारण ये तप्त होकर जल उठते हैं और चमक के साथ शीघ्र ही वाष्पित हो जाते हैं। यही कारण है कि प्रकाश की चमकीली धारी अति अल्प समय के लिए ही दृष्टिगोचर होती है। कुछ
उल्का आकार में इतनी बड़ी होती है कि प्रातः वाष्पीभूत होने से पूर्व ही वे पृथ्वी पर पहुंच जाती है। 2 नंबर, मेटेरोइड्स उल्का पिंड। वह पिंड जो पृथ्वी पर पहुंचता है उसे उल्का पिंड कहते हैं। उल्का पिंड वैज्ञानिकों को उस पदार्थ की प्रकृति की खोज करने में सहायता करती है जिससे हमारा सौर परिवार बना है। 3 नंबर, उल्कावृष्टि। उल्कावृष्टि, जब पृथ्वी किसी धूमकेतु की पूंछ को पार करती है तो उल्काओं के झुंड दिखाई देते हैं। इन्हें उल्कावृष्टि कहते हैं। कुछ उल्कावृष्टि नियमित समय अंतराल पर हर वर्ष होती है। आप किसी वैज्ञानिक पत्रिका या इंटरनेट से मोबाइल सेवाएं से आप पता लगा सकते हैं कि उल्कावृष्टि किस वर्ष में अब दिखाई देगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो का हेलो गाइस दोस्तों, मेरा नाम है अनुज और आज इस वीडियो में जानेंगे सैटर्न शनि के बारे में। मेरे दोस्तों दिमाग में एक नटखट विचार आ रहा है कि दोस्तों यानी कि शनि ग्रह अगर महाविशाल जल कुंड में अगर गिर जाए, अगर है दोस्तों मान लीजिए, तो क्या दोस्तों तैरेगा? इस सवाल का जवाब हम इस वीडियो में जाएंगे। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बढ़ रहा है वीडियो तक अंत। तो दोस्तों इस बात को जानने के लिए हमें सबसे पहले शनि के बारे में कुछ जानकारियाँ प्राप्त करनी होगी। चलिए शनि के बारे में कुछ जानकारियाँ प्राप्त करें। एक दोस्तों मेरा एक वीडियो है, बहुत थोड़ा पुराना हो गया। वीडियो का नाम है ऑल प्लैनेट इंट्रोडक्शन। जाके दोस्तों वीडियो देखो तो आपको शनि के बारे में पता चलेगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको इसी वीडियो में दोस्तों मैं शनि के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शनि के बारे में सबसे पहले जानते हैं। दोस्तों इस यूनिवर्स यानी कि सौर मंडल में दोस्तों 6 नंबर पे दोस्तों आता है सैटर्न शनि। 6 नंबर पे दोस्तों ये शनि ग्रह आता है। तो शनि बृहस्पति के परे शनि है जो रंग में पीला सा प्रतीत होता है। इसका रंग दोस्तों पीला कलर का है यानी कि येलो। इस प्लेनेट के रमरिया वाले इसे सौर परिवार में अद्वितीय बनाते हैं। यानी कि दोस्तों इसके रिंग यह वाले नंगी आँखों से दिखाई नहीं देते। आप छोटे दूरदर्शक द्वारा इनका परीक्षण कर सकते हैं। शनि के भी बहुत से प्राकृतिक उपग्रह है। शनि के बारे में एक रोचक बात है कि यह है कि सभी ग्रहों में यह सबसे कम सघन है। इसका घनत्व जल के घनत्व से भी कम है। ध्यान दीजिए, इसी पे आपको यहीं पे आपको उत्तर मिल जा रहा है। तो मैं आपको और चीज बताना चाहता हूँ कि शनि यानी कि ये गैसीय दोस्तों एक ग्रह है और ये जल से के घनत्व से भी कम है। यानी कि ये दोस्तों जो ग्रह है सैटर्न शनि दोस्तों ये जल के घनत्व से भी कम है। यानी कि ये भारी कम है दोस्तों। यानी कि अगर ये जल में अगर गिर जाए तो ये दोस्तों तैरेगा दोस्तों, क्योंकि ये भारी दोस्तों ये नहीं है, ये वजनदार नहीं है, इसका वेट ज़्यादा नहीं है, तो ये तैरेगा ही दोस्तों। अगर इसका मान लीजिए दोस्तों अगर कोई अन्य ग्रह यानी कि गिर जाए जो भारी है तो दोस्तों नहीं तैरेगा, क्योंकि वो जल के नीचे चला जाएगा। अगर आप भी अगर कहीं डूब जाएंगे अगर पानी में तो आप नीचे चले जाएंगे या कि आप तैरेंगे नहीं। अगर आप फोम फेंक दीजिए फोम तो दोस्तों तैरते रहेगा दोस्तों, पता है दोस्तों। तो शनि दोस्तों अगर गिर जाएगा जल कुंड में तो दोस्तों नहीं तैरेगा बस। अगर दोस्तों कोई व्यक्ति तैरता है तो उस समय वो जिंदा रहता है, यानी कि वो ऊपर मतलब नीचे भी चल जाएगा। अगर वो मर जाएगा दोस्तों तो उसका शरीर है जो बॉडी वो ऊपर तैरते रह जाएगा, क्योंकि दोस्तों वो व्यक्ति हल्का हो जाएगा। तो जब हल्का हो जाएगा तब तैरेगा ही। ऐसे ही दोस्तों शनि ग्रह भी यानी कि हल्का है दोस्तों, तैरेगा अगर पानी में गिरेगा तो। दोस्तों दूसरा सवाल है, मेरे मन में बताते बताते एक और सवाल आ गया कि दोस्तों शनि ग्रह है दोस्तों, तो इसका दोस्तों आप रिंग रमरिया वलय दिखाई दे रहा है। तो ऐसा ही एक अरुण ग्रह में भी दोस्तों दिखाई दे रहा है। अरुण ग्रह में थोड़ा सा दिखाई जैसा रिंग से। तो दोस्तों ऐसा पृथ्वी में दोस्तों क्यों नहीं है दोस्तों? ऐसा क्यों नहीं है पृथ्वी में? आइए जान क्या हुआ होगा दोस्तों कि अगर शनि का जो उपग्रह है यानी इस पे कोई उपग्रह पे एक बार धमाका हुआ होगा, तो जो उपग्रह यानी चंद्रमा पे जब धमाका हुआ होगा शनि के, तो उसके मालवा मटेरियल्स जो है शनि की परिक्रमा करने, अगर दोस्तों शनि ग्रह पे अगर टकराया होता
तो उपग्रह यानी कि चंद्रमा के वल यानी कि रिंग्स बन जाते। लेकिन ये जो चंद्रमा पे जब टकराए तो शनि के रिंग्स बने। अगर ऐसा ही अगर पृथ्वी में दोस्तों ऐसा ही अरुण ग्रह पे भी हुआ होगा जैसे शनि में हुआ है, तो अगर पृथ्वी में अगर चंद्रमा अगर फट जाए यानी ख़त्म हो जाए तो ऐसा यानी कि पृथ्वी का रिंग बन जाएगा। तो नहीं फटेगा तो ठीक ही है दोस्तों, क्योंकि पता है अगर फट जाएगा तो पंचांग और बहुत सारे चीज़ें ख़त्म हो जाएंगे, दिन तारीख और पर्व त्यौहार सब ख़त्म हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं हो तो ही ठीक है। और लेकिन अगर ऐसे ही थोड़ा सा भी टकरा के आधा भी थोड़ा सा ही कट छट के मालाओं में टेढ़े घूमने लगे तो अरुण के छोटी सी धारी जैसे रहता है रिंग्स वैसे बन जाएगा। लेकिन बस दोस्तों ऐसा नहीं होगा, क्योंकि भगवान से यही मनाए कि ऐसा नहीं हो। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।